ताई जी, पुराना कपड़ा यूज करने से मुझे इन्फेक्शन हो गया है। मुझे एक पैड दे दीजिए प्लीज। मुझे पीरियड्स आ गए हैं। वर्षा ने सर झुकाए मंजू देवी से रिक्वेस्ट की। बेगैरत, बेहया, मेरी बेटियों के कमरे की तलाशियां लेती है। इनका खर्चा मेरे पति उठाते हैं। तेरा कौन है यहाँ जो इतने नखरे उठाऊं तुझे? जा दफा हो और बर्तन धो। वो आंसू पोंछते ही काम में जुट गई, जबकि बाहर खड़ा सुशांत अपनी ताई जी की निष्ठुरता पर दंग रह गया। वर्षा बचपन से ही उसके साथ रिश्ते में बंधी थी, लेकिन सुशांत जैसे बड़े बिजनेसमैन को इसमें कोई दिलचस्पी न थी, क्योंकि वो इस कस्बे के पुश्तैनी मकान में साल में सिर्फ 2 बार आता था। अगली सुबह वर्षा घर से गायब थी। मंजू देवी ने खूब हंगामा मचाया। मम्मी, आपको खुश होना चाहिए। वो तो मनहूस थी, राइट? तुम्हारे पैड और पैंटी काले बैग में रखे हैं, वो मैसेज टाइप करते हुए मुस्कुराया। डाइनिंग रूम के माहौल में एक अजीब सा सुकून फैला हुआ था। सुशांत खामोशी से काउच पर टांग रखे बैठा था। ऊंचा, लंबा, चौड़े सीने का मालिक, क्रीम कलर कुर्ते पैजामे को पहने हुए वो किसी रसूखदार शख्सियत जैसा लग रहा था। उसकी शख्सियत में ऐसा रौब और दबदबा था कि अगला नजर उठाकर उसकी तरफ देख तक नहीं पाता था। सांवली रंगत और चेहरे पर ऐसी गंभीरता थी कि पहली नजर में ही सामने वाला प्रभावित हो जाए। वो अभी कुछ देर पहले ही बड़े शहर से वापस आया था। साल में 2 बार इस पुश्तैनी मकान का रुख करता था, और हर बार सिर्फ अपने पिता की खातिर, वरना यहाँ आना उसके लिए वक्त की बर्बादी थी। उसके सामने चाय का कप रखा हुआ था, जो अभी थोड़ी देर पहले उसकी चचेरी बहन रखकर गई थी, जिसे हाथ लगाना भी उसने जरूरी नहीं समझा था। वो दुनिया का जाना माना बिजनेस टाइकून था, जिसने कम उम्र में ही अपना काफी नाम कमा लिया था। इस वक्त उसका ध्यान कहीं और था। इसी बीच तेज कदमों की आवाज सुनाई दी और वर्षा बदहवास सी अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। वो सीधा कमरे में रखे काउच के पीछे गई और झुककर कुछ ढूंढने लगी। वो इस कदर हड़बड़ाहट में थी कि उसे ये एहसास तक नहीं हुआ कि कमरे में कोई मौजूद है। सुशांत ने खामोश निगाहों से उसे देखा। उसकी बेकरारी, उसके उलझे हुए अंदाज और चेहरे पर फैली घबराहट को गौर से देखता रहा। कुछ पलों बाद वर्षा ने काउच के नीचे हाथ डाला और जल्दी से एक पैड निकाल लिया। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, सुशांत ने हल्के से गला खंखारा। आवाज सुनते ही वो चौंक कर सीधी हुई। निगाहें सामने बैठी शख्सियत पर पड़ी तो उसका रंग एकदम उड़ गया। फिर नजर अपने हाथ में मौजूद पैड पर गई और शर्मिंदगी से उसकी गर्दन झुक गई। चंद पल वो शांत खड़ी रही, फिर जल्दी से सर हिलाकर विश किया, नमस्ते। सुशांत ने सरसरी से निगाह उस पर डाली और बोला, नमस्ते। बस इतना ही कहा था कि वर्षा ने दोबारा उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की और तकरीबन भागती हुई वहां से निकल गई। वो मासूम गुड़िया आज एक अजीब ही आकर्षण खुद में लिए आई थी। सुशांत की नजरें कुछ देर बंद दरवाजे पर टिकी रही। वो अपनी होने वाली बीबी को ठीक से पहचान भी नहीं पाया था। वो इतनी बड़ी हो गई थी कि ये बात उसे सोच में डाल गई। अभी वो अपने ख्यालों में गुम था। इतने में रामनाथ जी अंदर दाखिल हुए। इन्हें देखते ही सुशांत फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया। ये एक अकेले इंसान थे जो अपनी मोहब्बत से उसे यहाँ खींच लाते थे, वरना वो कभी इस कस्बे में कदम भी न रखे। नमस्ते पापा, खुश रहो बेटा। अगले ही पल रामनाथ जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। उनका मन तृप्त हो गया था। उनकी आंखों में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। कैसे हो सुशांत? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। अब तुम्हें देख लिया ना तो ठीक हूँ। वो मुस्कुराकर उसके बराबर वाले काउच पर बैठ गए। कुछ देर कारोबार, सफर और सेहत के सामान्य सवाल जवाब होते रहे। फिर अचानक सुशांत की नजरें दरवाजे की तरफ उठी, जहां से अभी वर्षा गई थी। उसने गहरी सांस ली। वो वर्षा थी ना? रामनाथ जी ने धीरे से सर हिलाया। हाँ, तुमने गौर किया कितनी कमजोर हो गई है? सुशांत खामोश रहा। पिछले साल जब तुम आए थे, याद होगा, इसके चेहरे पर रौनक थी, सेहत अच्छी थी। अब देखो जैसे कई सालों की बीमार हो। रामनाथ जी के लहजे में अब दुख शामिल हो चुका था। मैं तुम्हें कितने समय से एक ही बात समझा रहा हूँ सुशांत, इस बच्ची को अपने साथ शहर ले जाओ, शादी करके विदा करा लो। आखिर कब तक इसे इस हालत में छोड़े रखोगे? सुशांत ने कोई जवाब नहीं दिया।
तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि तुम्हारी ताई जी इसके साथ किस तरह पेश आती हैं। रामनाथ जी की आवाज भारी हो गई। तुम्हारे होते हुए भी वो तकलीफ में है और तुम्हारे ना होने पर तो इसकी जिंदगी और मुश्किल हो जाती है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, ना बाप रहा ना माँ। मेरे सबसे खास दोस्त की इकलौती निशानी है वो। हमने बचपन में तुम्हारा रिश्ता इससे इसलिए तय किया था कि वो खुद को बेसहारा महसूस न करे। मुझे लगता है कि तुम इसके लिए ढाल बनोगे। अगर आज इसे देखता हूँ तो दिल कट जाता है। रामनाथ जी की बात सुनकर चंद पलों के लिए कमरे में खामोशी छा गई। जानते हो सुशांत, कुछ रिश्ते मोहब्बत से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से निभाए जाते हैं, और अक्सर जिम्मेदारी निभाते निभाते मोहब्बत खुद रास्ता ढूंढ लेती है। सुशांत के हाथ की पकड़ कुर्सी के हत्थे पर मजबूत हुई, मगर उसने सर नहीं उठाया। रामनाथ जी आहिस्ता से बोले, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, मगर एक सवाल जरूर करता हूँ। अगर तुम भी इसका सहारा ना बने तो फिर वो किसके दरवाजे पर जाएगी? सुशांत ने पहली बार गहरी सांस ली। उसकी नजरें फिर उसी दरवाजे पर जा ठहरी जहां से वर्षा कुछ पलों पहले निकली थी। रामनाथ जी ने उसे गौर से देखा और धीमी आवाज में बोले, कुछ लोग जुबान से अपने दुख नहीं कहते बेटा, वो सिर्फ खामोश हो जाते हैं, और वर्षा इन्हीं लोगों में से है। सुशांत ने होंठ भींच लिए थे। जवाब अब भी उसके पास नहीं था। ये शायद था, मगर वो इसे शब्दों में नहीं ढालना चाहता था। कमरे में बैठे पिता ने महसूस किया था कि उसकी खामोशी पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी नजरें लगातार उसी तरफ टिकी हुई थी जहां से एक दुबली पतली घबराई हुई लड़की कुछ पलों पहले भाग गई थी, और शायद बरसों में पहली बार सुशांत ने इस दरवाजे को इतनी देर तक देखा था। दोपहर के 3 बज रहे थे। सुशांत अपने कमरे से बाहर निकला था। इरादा बरामदे या बगीचे में जाकर कुछ देर बैठने का था, फिर अपने पिता से मुलाकात के बाद वापस शहर रवाना हो जाने का। मगर ना जाने क्या था जो उसे रोक रहा था। सुबह से कई बार उसका मन अनजाने में वर्षा की तरफ चला गया था। वो खुद भी इस बेनाम से आकर्षण की वजह नहीं समझ पा रहा था। गंभीर चेहरे के साथ वो गलियारे से गुजरा ही था कि रसोई की तरफ से आने वाली धीमी मगर कांपती हुई आवाज ने इसके कदम रोक दिए। ताई जी, पुराना कपड़ा इस्तेमाल करने से मुझे इन्फेक्शन हो गया है, प्लीज मुझे एक पैड दे दीजिए। सुशांत के कदम वहीं जम गए। रसोई के दरवाजे से कुछ कदम दूर खड़ा वो अनजाने में ही उनकी बातचीत सुनने लगा। सामने वर्षा सर झुकाए खड़ी थी, जबकि मंजू देवी के चेहरे पर नाराजगी फैली हुई थी। बड़ी आई पैड मांगने वाली, मंजू जी ने घृणा से कहा, बेगैरत लड़की, मेरी बेटियों के कमरे की तलाशी लेती फिरती है। वर्षा ने फौरन ना में सर हिलाया, नहीं ताई जी, मैंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, मुझे वाकई जरूरत है तो अपने बाप से मांग जो सीधे चिता पर सो गया और तुझ जैसी मनहूस को मेरे सर पर छोड़ गया। वर्षा की पलकें झुक गईं, उसकी आंखों में नमी तैरने लगी, मगर उसने खुद को संभाला। ताई जी, मैं सिर्फ एक पैड मांग रही हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ और मैं कह रही हूँ कि नहीं मिलेगा। मंजू जी ने सख्ती से जवाब दिया, मेरी बेटियों का खर्चा मेरे पति उठाते हैं, तेरा कौन है यहाँ जो तुझे इतने नखरे करवाए। वर्षा ने कांपती आवाज में कहा, अगर पैड नहीं दे सकती तो कोई साफ कपड़ा ही दे दे। पुराना कपड़ा इस्तेमाल करने से जख्म हो गए हैं, बुखार भी रहता है, भगवान के लिए मेरी बात सुन ले। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा ही था कि मंजू देवी का हाथ पूरी ताकत से उसके चेहरे पर पड़ा। थप्पड़ की आवाज सुनकर सुशांत के जबड़े सख्त हो गए। वर्षा लड़खड़ा गई मगर गिरी नहीं। उसने फौरन अपने होंठ दांतों में दबा लिए ताकि कोई सिसकी बाहर न निकले। शर्म नहीं आती? मंजू देवी चीखी, मुझसे खड़ी होकर ऐसी बातें कर रही है, दिन ब दिन जुबान लड़ाती जा रही है। मैंने कोई गलत बात नहीं की ताई जी, वर्षा ने बहुत मुश्किल से कहा। चुप! एक दहाड़ जैसी आवाज गूंजी, खामोशी से अपना काम कर वरना यही जमीन खोदकर तुझे जिंदा गाड़ दूंगी, समझ आई? वर्षा ने सर झुका लिया। जवाब में सिर्फ उसका सर हल्का सा हिला। मंजू देवी नफरत भरी निगाह उस पर डालकर बाहर निकल गई। इस बीच सुशांत फौरन दीवार की ओट में हो गया ताकि उसकी मौजूदगी सामने न आए। कुछ पलों बाद उसने दोबारा रसोई की तरफ देखा। वर्षा वहीं खड़ी थी। उसका एक हाथ अब भी अपने लाल गाल पर था।
आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे, मगर हैरत की बात यह थी कि उसने रोना या चिल्लाना शुरू नहीं किया, जैसे आंसुओं से उसका पुराना नाता हो। कुछ पलों बाद उसने चुपचाप आंसू पोंछे, पानी चलाया और बर्तन धोने लगी। सुशांत खामोशी से उसे देखता रहा। उसे इतना जरूर मालूम था कि पीरियड के दिन एक लड़की के लिए कितने तकलीफदेह होते हैं। दर्द, कमजोरी और बेचैनी के बावजूद वो लड़की खड़ी थी, काम कर रही थी, और अपनी बुनियादी जरूरत मांगने पर उसे अपमान और थप्पड़ मिला था। सुबह उसका कमजोर चेहरा देखकर जो सवाल सुशांत के मन में पैदा हुआ था, अब उसका जवाब उसके सामने मौजूद था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद इस घर में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसे जानने की उसने कभी कोशिश नहीं की थी। उसकी नजरें कुछ पल और वर्षा पर ठहरी, फिर उसने एक गहरा सांस लिया। अगले ही पल वो मुड़ा और तेज कदमों से बाहर की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर वही ठंडी गंभीरता थी, मगर उसके दिल में एक फैसला जन्म ले चुका था। ऐसा फैसला जो आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदल देने वाला था। रात काफी गुजर चुकी थी। वर्षा अपने बिस्तर पर खामोशी से लेटी हुई थी। 20 साल की वो मासूम लड़की इस वक्त वाकई किसी मोम की गुड़िया जैसी लग रही थी। ऐसी गुड़िया जिसे बार बार जमीन पर गिराया गया हो और हर बार वो पहले से ज्यादा टूट गई हो। पेट और कमर का दर्द उसके बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, मगर इसके बावजूद उसके लबों से कोई शिकायत नहीं निकल रही थी। शिकायत आखिर किससे करती? इस घर में उसका कौन था जो उसकी तकलीफ सुनकर उसके सर पर हाथ रखता? सुबह से शाम तक वो घर के तमाम काम करती, फिर भी बदले में सिर्फ उसे डांट, दुत्कार और ताने मिलते थे। आज न जाने क्यों उसका दिल बहुत ज्यादा भरा हुआ था। आंखों से आंसू खामोशी से बह रहे थे। उसे अपने बचपन के दुख याद आ रहे थे। माता पिता का साया सर से उठ गया, फिर एक ऐसे रिश्ते में बांध दी गई जिसका वजूद होने के बावजूद उसकी जिंदगी में उसकी कोई उपस्थिति नहीं थी। वो खुद को दुनिया का सबसे अकेला इंसान महसूस कर रही थी। लेकिन भगवान ने हर जीव का हमसफर पैदा किया है। वो अकेली नहीं थी, ये सिर्फ उसकी घबराहट थी। अभी वो अपने ख्यालों में गुम थी। इसी पल खिड़की के पास हल्की सी आहट हुई। वर्षा चौंक कर उठ बैठी। डर फौरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। उसने अनजाने में ही अपने दुपट्टे का किनारा मजबूती से पकड़ लिया। अगले ही पल खिड़की आहिस्ता से खुली और एक साया अंदर आया। वर्षा का दिल जोर से धड़का, मगर जब चांदनी की हल्की रोशनी में आने वाले का चेहरा साफ हुआ तो उसकी सांस जैसे रुक गई थी। आप? उसके मुंह से अनजाने में निकला। सुशांत खिड़की से अंदर आया और सीधा खड़ा हो गया। चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीरता थी। वर्षा फौरन बिस्तर से उतरकर खड़ी हो गई। डर और आश्चर्य उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। आप इस वक्त यहाँ? सुशांत ने कुछ पल उसे देखा। उसकी सूजी हुई आंखें, पीला पड़ा चेहरा और कमजोर शरीर उसके सामने किसी खामोश प्रार्थना की तरह खड़े थे। तबीयत कैसी है? उसने छोटा सा सवाल किया। वर्षा हैरान रह गई। शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने उससे ये सवाल किया था। ठीक हूँ, वो घबराकर बोली। सुशांत की निगाहें उसके चेहरे पर टिकी रही। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वर्षा ने नजरें झुका ली। कुछ पलों की खामोशी के बाद वो फिर बोली, आप यहाँ खिड़की से क्यों आए? अगर किसी ने देख लिया तो? अगर दरवाजे से आता तो सबकी नजर पड़ जाती। सुशांत ने उसकी बात काट दी। और अगर तुम दरवाजा खोलने में जरा सी देर कर देती तो मंजू ताई को शक हो जाता। वर्षा का आश्चर्य और बढ़ गया। मगर आप यहाँ क्यों आए? सुशांत ने बिना किसी भूमिका के सीधा जवाब दिया, तुम मेरे साथ शहर जा रही हो। वर्षा को लगा शायद उसने गलत सुना है। वो कुछ पल उसे देखती रही। जी, मैंने कहा तुम मेरे साथ शहर जा रही हो। इस बार उसकी आवाज पहले से ऐसी ही शांत और दृढ़ थी। मगर आप क्या कह रहे हैं? वर्षा के होंठ कांप गए। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे साथ, सुशांत ने सादे अंदाज में जवाब दिया। क्यों? यह सवाल वर्षा के दिल से निकला। सुशांत कुछ पल खामोश रहा, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों नहीं जाना मेरे साथ? वर्षा के पास कोई जवाब नहीं था। बरसों से उसे किसी ने कोई अधिकार नहीं दिया था, किसी ने उसकी मर्जी नहीं पूछी थी। आज पहली बार कोई उसे अपने साथ ले जाने आया था, तो वो सिर्फ खामोश रह गई। सुशांत धीरे धीरे उसके करीब आया। फिर पहली बार उसने उसका हाथ थाम लिया। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। चलो, उसने बस इतना कहा।
वर्षा ने अविश्वास से उसे देखा। मैं अपना सामान तो बांध लूं। सुशांत की नजरें कमरे में घूमी। कुछ पुराने कपड़े, एक टूटा हुआ संदूक और कुछ फटी पुरानी किताबें। उसने दोबारा वर्षा की तरफ देखा। यहाँ ऐसा है ही क्या जो तुम अपने साथ ले जाओगी? उसकी आवाज में ना तो तंज था ना ही सख्ती, सिर्फ एक कड़वी सच्चाई थी। वर्षा खामोश हो गई। उसने भी पहली बार महसूस किया था कि वाकई उसके पास अपना कहने को कुछ नहीं था। सुशांत ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत की। चलो यहाँ से। वर्षा ने एक आखिरी बार अपनी नजर कमरे पर डाली, उस कमरे पर जिसने उसे कभी पनाह नहीं दी थी, सिर्फ एक कैद दी थी। फिर उसने नजरें झुकाकर हल्का सा सर हिला दिया। अगले ही पल सुशांत उसे साथ लिए खिड़की की तरफ बढ़ गया और शायद पहली बार वर्षा को महसूस हुआ था कि अंधेरी रातों के बाद कभी कभी वाकई सुबह हुआ करती है। गाड़ी खामोशी से सड़क पर आगे बढ़ रही थी। वर्षा सर झुकाए बैठी हुई थी। दोनों के बीच शुरू से अब तक एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वो बार बार चोरी छिपे सुशांत के चेहरे को देखती और फिर नजरें झुका लेती। उसके दिमाग में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। यही शख्स था जिसने बरसों से उसे अपनी जिंदगी से दूर रखा था, कभी उसकी सुध नहीं ली थी, कभी उसे अपनी मंगेतर या पत्नी के तौर पर स्वीकार नहीं किया था। फिर आज अचानक क्या बदल गया था कि वो उसे उस नरक से निकाल लाया? आखिर क्यों? गाड़ी एक खूबसूरत होटल के सामने आकर रुकी तो वर्षा चौंक कर सीधी बैठी। उसने खिड़की से बाहर देखा, फिर अविश्वास से सुशांत की तरफ रुख किया। सुशांत ने गाड़ी बंद की और उसकी तरफ मुड़ा। हम आज रात यहाँ रुकेंगे। वर्षा ने आश्चर्य से पलकें झपकाई। यहाँ? हाँ, उसने छोटा सा जवाब दिया। फिर कुछ पल उसे देखने के बाद गंभीर लहजे में बोला, तुम ऊपर जाकर आराम करोगी, जरूरत का सामान बदल लेना, दवाई भी ले लेना अगर जरूरत हो, तुम्हारी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं लग रही। वर्षा हैरान रह गई कि किसी ने उसकी तकलीफ का इस तरह ख्याल रखा हो। ऐसा उसे याद नहीं था। उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, और सुबह? सुबह हम शहर के लिए रवाना होंगे, सुशांत ने जवाब दिया। वर्षा कुछ देर खामोश रही, फिर हिम्मत करके वो सवाल पूछ लिया जो कब से उसके दिल में था, आपने ये सब कुछ क्यों किया? सुशांत ने भौहें सिकोड़ ली। क्या मतलब? आप तो मुझे पसंद नहीं करते। वर्षा की आवाज बहुत मुश्किल से निकली। मैंने हमेशा यही सुना है कि आप शहर की किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं, फिर मुझे वहां से क्यों ले आए? गाड़ी के अंदर कुछ पलों की खामोशी छा गई। सुशांत ने सामने देखते हुए गहरी सांस ली। हाँ, मैंने कभी कस्बे में बसने का नहीं सोचा था। मेरी जिंदगी, मेरा काम सब शहर में है। वर्षा के चेहरे का रंग कुछ और भी फीका पड़ गया, मगर अगले ही पल सुशांत की आवाज दोबारा सुनाई दी। लेकिन एक बात और भी है। उसने आज पहली बार पूरी तरह उसकी तरफ देखा। मैंने आज अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है। वर्षा के हाथ अनजाने में ही सिमट गए। मैंने देखा तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मैंने देखा तुम किस हालत में काम कर रही थी। मैंने ये भी देखा कि तुम अपनी बुनियादी जरूरत मांग रही थी और तुम्हें उस पर अपमानित किया जा रहा था। वर्षा की पलकें झुक गई। और मैं इतना निष्ठुर नहीं हूँ कि एक इंसान को जो मेरी जिम्मेदारी है इस हाल में छोड़ दूं। वर्षा ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। सुशांत की आवाज पहले से नरम थी। शायद मैं अच्छा मंगेतर नहीं रहा, शायद मैंने कभी तुम्हारी जिंदगी के बारे में सोचने की तकलीफ नहीं की, लेकिन अन्याय को देखकर खामोश रहना भी मेरे बस की बात नहीं। वर्षा की आंखों में नमी तैरने लगी। तो क्या आप मुझे वापस नहीं छोड़ेंगे? उसने डरते डरते पूछा। सुशांत ने फौरन ना में सर हिलाया। नहीं। सिर्फ एक शब्द था, मगर उसके इस एक शब्द में अजीब सा भरोसा था। तुम मेरे पास रहोगी, कम से कम तब तक जब तक अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने लिए सोचना और अपने अधिकार के लिए बोलना न सीख लो। वर्षा खामोशी से उसे देखती रही। और एक बात अच्छी तरह सुन लो, सुशांत ने गंभीरता से कहा, अब तुम सुरक्षित हाथों में हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वर्षा के होंठ कांपे, मगर उसके पास जवाब नहीं था। शायद पहली बार उसका किसी बात पर भरोसा करने का दिल चाहा। तभी सुशांत गाड़ी से बाहर निकला और उसकी तरफ वाला दरवाजा खोल दिया। आओ। वर्षा घबराई हुई गाड़ी से उतरी। इतनी बड़ी इमारत में वो पहले कभी नहीं आई थी। वो अनजाने में सुशांत के पीछे चलने लगी। दोनों अंदर दाखिल हुए। रिसेप्शन के काउंटर पर पहुंचकर सुशांत ने कमरा बुक करवाया। कुछ कागजी प्रक्रिया के बाद उसने वहां मौजूद कर्मचारी को एक बैग थमाया।
जिसमें रास्ते से खरीदा गया जरूरी सामान मौजूद था। ये सामान हमारे कमरे तक पहुंचा दीजिएगा, उसने संक्षिप्त अंदाज में कहा। कर्मचारी ने फौरन सर हिलाया। सुशांत ने चाबी ली और मुड़कर वर्षा की तरफ देखा, जो अब भी खामोश खड़ी थी। चलो, उसने कहा। वर्षा ने धीरे से सर हिलाया और उसके साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। उसके दिल में अब भी अनगिनत सवाल थे, मगर कई बरसों बाद पहली बार इन सवालों के साथ डर नहीं था। होटल के कमरे में दाखिल होने के बाद वर्षा खामोशी से काउच के एक कोने पर बैठ गई। उसके हाथ अब भी बेचैनी से एक दूसरे में उलझे हुए थे। अजनबी जगह, बदलते हुए हालात और सुशांत का ये अप्रत्याशित व्यवहार उसे लगातार उलझा रहा था। अभी कुछ ही मिनट गुजरे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सुशांत उठकर दरवाजे की तरफ गया। बाहर रूम सर्विस का कर्मचारी मौजूद था। उसने सफेद कागजी बैग सुशांत की तरफ बढ़ाया। सर, आपने जो सामान मंगवाया था। सुशांत ने बैग ले लिया। धन्यवाद, कर्मचारी ने विनम्र अंदाज में पूछा। सर, किसी और चीज की आवश्यकता हो तो बता दीजिएगा। नहीं, अभी इतना काफी है, सुशांत ने जवाब दिया। तो वो प्रणाम करके वापस चला गया। दरवाजा बंद करके सुशांत पलटा तो उसकी नजरें फौरन सामने बैठी वर्षा पर जा ठहरी। वो ऐसे ही नजरें झुकाए बैठी थी जैसे जमीन में समा जाना चाहती हो। सुशांत कुछ कदम चलकर उसके करीब आया और खामोशी से वो बैग उसकी तरफ बढ़ा दिया। जाओ, अब आराम से रिलैक्स हो जाओ। वर्षा का दिल जोर से धड़का। उसे फौरन अंदाजा हो गया था कि इस बैग में क्या है। शर्मिंदगी से उसके कान तक लाल हो गए। उसने सर और ज्यादा झुका लिया। हाथ बढ़ाने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। सुशांत ने उसकी स्थिति को फौरन भांप लिया था। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हल्की सी सांस छोड़ते हुए बोला, इतना क्यों घबराई हुई हो? वर्षा ने नजरें नहीं उठाई। मैं नहीं। उसकी जुबान साथ नहीं दे रही थी। सुशांत काउच के सामने खड़ा हो गया। वर्षा, मेरी तरफ देखो, उसने धीमे मगर गंभीर लहजे में कहा। वर्षा ने हिचकिचाते हुए सर उठाया। मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, सुशांत ने निहायत ही सादे अंदाज में कहा, और सबसे बढ़कर एक इंसान हूँ। इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? वर्षा खामोश रही। तुम जानती हो समस्या कहाँ पैदा होती है? सुशांत ने बैग हाथ में थामते हुए कहा। जब लोग शरीर की आम जरूरतों को शर्म और पाप का नाम दे देते हैं, फिर लड़कियां तकलीफ सहती रहती हैं, बीमारी बर्दाश्त करती रहती हैं, मगर बात नहीं करती। वर्षा की पलकें आहिस्ता से उठी। शायद पहली बार कोई मर्द इस विषय पर इतने सामान्य अंदाज में बात कर रहा था। अगर किसी को बुखार हो जाए तो क्या वो शर्माता है? सुशांत ने सवाल किया। वर्षा ने ना में सर हिलाया। अगर किसी के हाथ पर जख्म लग जाए तो क्या वो इलाज करवाते हुए शर्मिंदा होता है? नहीं। इस बार उसकी आवाज बहुत मुश्किल से सुनाई दी। तो फिर लड़की के शरीर का एक प्राकृतिक चक्र शर्मिंदगी की बात क्यों है? सुशांत ने नरमी से कहा। ये तो भगवान की बनाई हुई स्वाभाविक चीज है। इसी वजह से जिंदगी आगे बढ़ती है, वंश आगे चलता है। अगर इसमें कोई बुराई होती तो भगवान इसे मानव की प्रकृति का हिस्सा न बनाते। वर्षा खामोशी से सुनती रही। उसके चेहरे पर आश्चर्य साफ था। तुम्हें पता है, सुशांत ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शहर में पढ़ी लिखी लड़कियां भी कई बार इसी तरह शर्मा जाती हैं जैसे तुम इस वक्त शर्मा रही हो। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्ञान हमेशा शर्म को कम करता है और अज्ञानता इसे बढ़ा देती है। वर्षा के चेहरे पर पहली बार हल्का सा सुकून दिखाई दिया। जो चीज आम हो, प्राकृतिक हो और स्वास्थ्य से जुड़ी हो, उसके बारे में बात करना ठीक नहीं होता। ठीक यह है कि किसी को तकलीफ में छोड़ दिया जाए। उसकी आवाज में अब गंभीरता थी। और आगे से कभी अपनी जरूरत की चीज मंगाने में शर्माना मत। जरूरत होती है, कोई उपकार या एहसान नहीं। वर्षा की आंखों में नमी तैर गई थी। शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी तकलीफ को समस्या नहीं बल्कि एक सच्चाई समझा था। सुशांत ने दोबारा बैग उसकी तरफ बढ़ाया। अब जाओ, आराम करो, तुम्हारी तबीयत पहले से काफी खराब है। इस बार वर्षा ने बिना किसी हिचकिचाहट के बैग थाम लिया। उसने एक पल के लिए सुशांत की तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के वो भाव थे जिन्हें शब्द नहीं मिल रहे थे। फिर खामोशी से सर हिलाया और बैग सीने से लगाए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, जबकि सुशांत वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। दोपहर का वक्त था। सुशांत वर्षा को अपने शहर वाले बंगले में छोड़ने के बाद वापस पुश्तैनी मकान में आ गया था।
वो जानबूझकर वहां ज्यादा देर नहीं रुका था। वर्षा को आराम करने की हिदायत देकर फौरन वापस रवाना हो गया था, क्योंकि उसे अंदाजा था कि इस घर में अब तक एक तूफान आ चुका होगा। जैसे ही वो लाउंज में दाखिल हुआ, सामने का दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने सोचा था। मंजू ताई गुस्से से पागल हो रही थी, जबकि रामनाथ जी परेशानी की हालत में एक तरफ खड़े थे। मैं कहती हूँ किसी के साथ मुंह काला करवाने भाग गई है, मंजू ताई चीख रही थी। सुबह से गायब है, जमीन खा गई या आसमान निगल गया। बस करो मंजू, रामनाथ जी पहली बार इतनी ऊंची आवाज में बोले थे। अगर वो घर छोड़कर गई है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। मंजू ताई का चेहरा लाल हो गया। मैं जिम्मेदार हूँ? हाँ तुम, वो गुस्से से बोले। तुमने इस बच्ची की जिंदगी नरक बना रखी थी। सुबह से रात तक काम करवाओ, बात बात पर अपमानित करो, उसकी कोई इच्छा पूरी न होने दो। आखिर कब तक बर्दाश्त करती वो? तो क्या मैं उस पर अत्याचार करती थी? मंजू ताई ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा। अत्याचार नहीं तो और क्या था? रामनाथ जी की आवाज भारी हो गई। मैं अंधा नहीं हूँ, सब कुछ देखता रहा हूँ। इसी पल दोनों की नजरें दरवाजे पर खड़ी सुशांत पर पड़ी। रामनाथ जी फौरन उसकी तरफ बढ़े। सुशांत, उनकी आवाज में बेचैनी साफ थी। तुम्हारी होने वाली पत्नी सुबह से गायब है। सुशांत खामोशी से उन्हें देखता रहा। कॉलेज भी नहीं जाती वो, और ना ही उसकी कोई सहेली है, ना कोई रिश्तेदार से संबंध है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो कहाँ जा सकती है। सुशांत की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। उसकी कोई सहेली क्यों नहीं है? उसने शांत लहजे में पूछा। रामनाथ जी खामोश हो गए। सुशांत ने दूसरा सवाल किया, और वो कॉलेज क्यों नहीं जाती? इस बार मंजू ताई साफ तौर पर घबरा गई। उसे कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? उन्होंने फौरन जवाब दिया। घर के काम सीखना ज्यादा जरूरी है। सुशांत की नजरें उन पर जम गई। जरूरत है? उसकी आवाज असाधारण रूप से ठंडी थी, क्योंकि वो मेरी होने वाली पत्नी है, और मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मेरी पत्नी का शिक्षित होना जरूरी है। अगर इतनी ही चिंता थी तो शिक्षा के पैसे तुम भेज देते ना। मंजू ताई ने फौरन पलटकर वार किया। निधि और सुरुचि की फीस तुम्हारे पिता देते हैं। सुशांत के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। और जिस तरह निधि और सुरुचि पापा की बेटियां हैं, उसी तरह वर्षा भी पापा के सबसे खास दोस्त की अनाथ बेटी है, जिसे वो अपनी बेटी जैसा मानते हैं। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, अगर पापा इसकी शिक्षा का खर्चा भी उठा लेते तो इसमें गलत क्या था? मंजू ताई के पास कोई जवाब नहीं था। मगर समस्या खर्चे की नहीं थी। सुशांत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, समस्या ये थी कि आप कभी नहीं चाहती थी कि वो आपकी बेटियों के बराबर खड़ी हो सके। मंजू ताई का चेहरा पीला पड़ गया। बकवास बंद करो, मैं सच कह रहा हूँ। सुशांत पहली बार थोड़े सख्त लहजे में बोला। और एक बात अच्छी तरह सुन लीजिए, वर्षा सलीकेदार, इतनी समझदार और इतनी सुंदर है कि आपकी दोनों बेटियों से लाख दर्जे आगे है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसे अवसर नहीं दिया गया। बैठक में खामोशी छा गई। मंजू ताई जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। रामनाथ जी अचरज से अपने बेटे को देख रहे थे, जो शायद पहली बार वर्षा के पक्ष में इस तरह बोल रहा था। कुछ पलों बाद सुशांत ने निगाहें अपने पिता की तरफ मोड़ी। पापा, मैं सिर्फ आपको सूचना देने आया था। रामनाथ जी चौंक गए। क्या मतलब? मैं वापस जा रहा हूँ, सुशांत ने शांत अंदाज में कहा। एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है जिसे अब और नहीं छोड़ सकता। अभी मत जाओ। रामनाथ जी फौरन बोले। पता नहीं वो बच्ची किस हाल में होगी, हमें उसे तलाश करना है, मेरी मदद करो। सुशांत ने कुछ पल उन्हें देखा। उनकी आंखों में चिंता और ममता साफ नजर आ रही थी, मगर अगले ही पल वो खामोशी से मुड़ा। अपना ख्याल रखिएगा पापा, बस इतना कहा और चल दिया। सुशांत, रामनाथ जी ने आवाज दी, मगर उसने पलट कर नहीं देखा। वो लंबे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गया था, जबकि पीछे खड़े दोनों पति पत्नी उसे अचरज और अविश्वास से जाते हुए देखते रह गए थे। मंजू ताई उसकी ताई जी थी, लेकिन उन्होंने कभी उसे माँ जैसी ममता दी ही नहीं थी। यही वजह थी कि वो कम उम्र में ही इस पुश्तैनी मकान को छोड़कर शहर शिफ्ट हो गया था, और महज अपने पिता की खातिर यहाँ आता था, और शायद एक उस जीवन की खातिर भी जो अब उसके पास था। अब रात के 10 बज रहे थे जब सुशांत आखिरकार अपने बंगले में दाखिल हुआ। पुश्तैनी मकान से वापस आने के बाद वो सीधा ऑफिस चला गया था।
दिन भर की बैठकें, फाइलें और जरूरी मामले निपटाते निपटाते समय का एहसास ही न रहा। वो मेन हॉल में दाखिल हुआ तो उसके कदम अनजाने में रुक गए। सामने काउच पर वर्षा बैठी हुई थी, उसकी गोद में एक किताब रखी थी, मगर लगता था वो काफी देर से पढ़ने की बजाय दरवाजे की तरफ देख रही थी। जैसे ही उसकी नजर सुशांत पर पड़ी, वो फौरन खड़ी हो गई। सुशांत के माथे पर हल्की सी सिकन आई। तुम अभी तक जाग रही हो? उसने आश्चर्य से पूछा। वर्षा के चेहरे पर फौरन मुस्कुराहट आ गई। जी। वो तेजी से उसकी तरफ आई। मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रही थी। सुशांत ने घड़ी की तरफ देखा। इंतजार? जी। उसने मासूमियत से सिर हिलाया। आप काफी देर से आए हैं। क्या आप हमेशा ही इतनी देर से घर आते हैं या आज खास तौर पर देर हो गई? सुशांत ने कोट के बटन खोलते हुए जवाब दिया, आज कुछ जरूरी काम थे इसीलिए देर हो गई, वरना मैं आमतौर पर 8 बजे तक घर आ जाता हूँ। फिर उसने गौर से उसका चेहरा देखा। मगर तुम सोई क्यों नहीं? तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी, आराम करना चाहिए था। वर्षा के चेहरे पर संकोच भरी मुस्कुराहट फैल गई। मैंने आपके लिए खाना बनाया था। सुशांत ने चौंक कर उसे देखा। खाना? जी। उसकी आंखों में बच्चों जैसी चमक आ गई। मैं चाहती थी हम साथ मिलकर डिनर करें। सुशांत कुछ पल खामोश रहा। सच्चाई ये थी कि वो रात का खाना लगभग कभी नहीं खाता था। बरसों से उसकी आदत सिर्फ ब्लैक कॉफी पर निर्भर रहने की थी। मगर इस समय सामने खड़ी लड़की जिस उम्मीद और खुशी से उसकी तरफ देख रही थी, उसके बाद साफ मना करना ठीक नहीं लग रहा था। कुछ पलों बाद उसने आहिस्ता से सर हिला दिया। वर्षा का चेहरा फौरन खिल उठा। वाकई? उसने खुशी से पूछा। सुशांत के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हाँ, तो फिर आप डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। वो फौरन मुड़ने लगी मगर सुशांत की आवाज पर रुक गई। वर्षा? जी। उसने पलट कर देखा। तुमने खाना क्यों बनाया? सुशांत ने गंभीरता से पूछा। तुम्हारी तबीयत पहले से खराब थी, आराम करना चाहिए था। मैंने सहायिका से कहा था वो सारे काम संभाल लेगी। वर्षा कुछ पल उसे देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, मेरा बहुत मन कर रहा था खाना बनाने का। उसके लहजे में ऐसी सच्चाई थी कि सुशांत खामोश रह गया। और खास तौर पर आपके लिए। वो हल्की से मुस्कुराई। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। फिर जैसे उसे कोई बात याद आई हो, फौरन बोली, और सफाई का बहुत ख्याल रखा है। सुशांत ने भौहें उठाई। अच्छा जी। वर्षा ने जल्दी से स्पष्टीकरण दिया। सहायिका पूरे समय मेरे साथ थी। उसने मुझे बताया कि आप सफाई और हाइजीन का कितना ख्याल रखते हैं, कौन सी चीज कहाँ रखनी है, सब कुछ उसने मुझे समझाया। सुशांत कुछ पल खामोशी से उसे देखता रहा। वो वाकई खुश नजर आ रही थी। ऐसी खुशी शायद उसे बरसों बाद मिली थी। ठीक है, उसने आखिरकार कहा, मैं पहले फ्रेश होकर आता हूँ, तुम तब तक खाना लगा दो। वर्षा ने फौरन सर हिलाया। जी। उसकी आवाज में छुपी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। अगले ही पल वो तेजी से रसोई की तरफ बढ़ गई। सुशांत वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। उसकी चाल में एक हल्की सी फुर्ती थी, जैसे वो किसी बोझ से मुक्त हो गई हो। और कुछ पलों बाद सुशांत ने गहरी सांस ली। न जाने क्यों आज उस शांत बंगले में पहली बार घर जैसा एहसास पैदा हुआ था। उसने एक आखिरी नजर रसोई की तरफ डाली जहां वर्षा बिजी हो चुकी थी। फिर खामोशी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। डाइनिंग टेबल पर सारा खाना सलीके से लगा हुआ था। वर्षा खामोशी से कुर्सी पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी नजरें बार बार सीढ़ियों की तरफ उठ जाती थी। न जाने क्यों आज उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और खुशी एक साथ मौजूद थी। उसे खुद में आजादी महसूस हो रही थी। कुछ पलों बाद सुशांत डाइनिंग एरिया में दाखिल हुआ। फ्रेश होने के बाद वो पहले से कहीं ज्यादा शांत लग रहा था। उसे देखते ही वर्षा फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई। सुशांत कुर्सी खींचते हुए बैठा और खोजी नजरों से उसे देखा। खड़ी होने की क्या जरूरत थी? वर्षा ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं आपको खाना निकाल कर देती हूँ ना, इसीलिए। सुशांत ने कुछ पल उसे देखा, फिर खामोशी से बैठ गया। वर्षा ने निहायत ही सावधानी से उसकी प्लेट में खाना निकाला और उसके सामने रख दिया। इस पूरे समय उसके चेहरे पर वही अनजानी सी खुशी मौजूद थी जो सुशांत सुबह से महसूस कर रहा था। कुछ पलों बाद सुशांत ने खाना चखा। वर्षा अनजाने में ही उसके चेहरे को देखने लगी, जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रही हो।
सुशांत ने दूसरा निवाला लिया, फिर पहली बार उसकी तरफ देखकर कहा, खाना बहुत अच्छा है। वर्षा की आंखें फौरन चमक उठी। उसके लहजे में बच्चों जैसी खुशी थी। वाकई? हाँ वाकई, सुशांत ने गंभीरता से जवाब दिया। तुमने काफी मेहनत की है। वर्षा के होठों पर सहज सी मुस्कुराहट आ गई। शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके बनाए हुए खाने की तारीफ की थी। मगर अगले ही पल सुशांत ने आगे कहा, लेकिन भविष्य में तुम्हें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। वर्षा चौंक गई। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे कर्मचारी हैं, सुशांत ने शांत अंदाज में कहा। उनका काम यही है। तुम्हें अस्वस्थ स्थिति में रसोई में खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर मुझे अच्छा लगता है, वर्षा ने धीरे से कहा। कभी कभी बना लिया करो, लेकिन रोज नहीं, सुशांत ने साफ अंदाज में कहा। अब तुम्हारा वास्तविक काम कुछ और है। वर्षा ने हैरानी से उसे देखा। क्या? सुशांत ने पानी का गिलास मेज पर रखा और कहा, पढ़ाई। वर्षा कुछ पलों तक शून्य नजरों से उसे देखती रही। पढ़ाई? हाँ, सुशांत ने सर हिलाया। तुम 10वीं कर चुकी हो। अब मैं तुम्हें कॉलेज में एडमिशन दिलवाऊंगा। तुम आगे की पढ़ाई करोगी। वर्षा के चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास फैल गया। मैं कॉलेज? जी हाँ। तुम? सुशांत ने जवाब दिया, मगर वो हिचकिचाई। मैं 20 साल की हो चुकी हूँ। कॉलेज तो 17-18 साल की लड़कियां जाती हैं। सुशांत के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई दी। यह किसने कह दिया? सब यही कहते हैं, वर्षा ने धीरे से कहा। सब गलत कहते हैं, सुशांत ने फौरन जवाब दिया। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। ज्ञान ना उम्र देखता है ना परिस्थितियां। जब अवसर मिले सीख लेना चाहिए। वर्षा खामोश हो गई। शायद वो अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी। और वैसे भी तुम सिर्फ 20 साल की हो। जिंदगी अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई। सुशांत ने गंभीरता से कहा, मुझे बस एक बात चाहिए। क्या? वर्षा ने धीरे से पूछा। पढ़ाई में नंबर कम नहीं आने चाहिए। सुशांत के लहजे में हल्की सी सख्ती शामिल थी। अब बताओ, पढ़ाई में कैसी थी? पहली बार वर्षा के चेहरे पर आत्मविश्वास उभरा। मैं बहुत अच्छी थी, उसने फौरन जवाब दिया। हमेशा अच्छे नंबर आते थे। फिर कॉलेज क्यों नहीं गई? यह सवाल सुनकर उसकी मुस्कुराहट मध्यम पड़ गई। मेरा बहुत मन था, उसने आहिस्ता से कहा। मैंने बहुत कोशिश भी की, कई बार ताई जी से कहा, लेकिन उन्होंने कभी इजाजत नहीं दी। कुछ पलों के लिए खामोशी छा गई। सुशांत ने उसकी तरफ देखा। वो ये बात कहते हुए भी उदास नहीं लग रही थी, शायद इसीलिए कि अब पहली बार उम्मीद उसके सामने बैठी थी। जो बीत गया वो बीत गया, सुशांत ने गंभीर लहजे में कहा। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी। वर्षा खामोशी से उसे देखने लगी। सहेलियां बनाओगी, नई चीजें सीखोगी, अपनी जिंदगी को खुलकर जियोगी। उसकी आवाज असाधारण रूप से नरम थी। और सबसे जरूरी बात, अपने पैरों पर खड़ी होगी। वर्षा की आंखें नम होने लगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सफल बनो, सुशांत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। इतनी सफल की जिंदगी में कभी किसी को ये हक न मिले कि वो तुम्हें कमजोर समझ सके और तुम पर हाथ उठाए। वर्षा खामोश बैठी उसे देखती रही। पहली बार उसे महसूस हुआ था कि शायद जिंदगी ने इसके लिए भी कोई नया रास्ता खोला है, और इस रास्ते के अंत पर सिर्फ जिंदा रहना नहीं बल्कि जीना लिखा हुआ है। एक हफ्ते बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। गेस्ट रूम में बैठी वर्षा इस वक्त दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की महसूस कर रही थी। सुबह उसका कॉलेज में प्रवेश हुआ था। वापसी पर नई किताबें, कॉपियां, बैग और जरूरी पढ़ने का सामान खरीदा गया था। इस वक्त वो बिस्तर पर बैठी एक एक किताब को हाथ में उठाकर देख रही थी। कभी किसी किताब के पन्ने पलटती, कभी नई कॉपी को छूती और फिर अनजाने में ही मुस्कुरा देती। इसके लिए ये सब आम चीजें नहीं थी। 10वीं तक उसने दूसरों की पुरानी किताबों से पढ़ाई हासिल की थी। कई किताबों के पृष्ठ फटे हुए होते थे, कई पर पहले से नोट्स लिखे होते थे, मगर आज पहली बार कोई चीज सिर्फ उसकी अपनी थी और वो एक नई कॉपी को सीने से लगाकर बैठी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके कुछ कहने से पहले 2 सहायिकाएं अंदर दाखिल हुई। उनके हाथों में ढेरों शॉपिंग बैग्स थे। वो खामोशी से एक एक बैग कमरे में रखती चली गई। कुछ ही पलों से पूरा काउच और आधा कमरा बैग से भर गया। वर्षा हैरान रह गई। ये सब क्या है? उसने घबराकर पूछा।
मगर वह दोनों सहायिकाएं सिर्फ मुस्कुरा दी। हमें नहीं पता भाभी जी, भैया ने भिजवाया है, इतना कहकर वो वापस चली गई। वर्षा अभी तक हैरानी से इन बैग्स को देख रही थी। इसी बीच दरवाजा दोबारा खुला और सुशांत अंदर दाखिल हुआ। वर्षा फौरन खड़ी हो गई, फिर उसकी नजरें दोबारा उन शॉपिंग बैग्स पर चली गई। सुशांत ने उसके चेहरे पर फैली अचरज देख ली थी। ये सब तुम्हारे लिए है, उसने सादे अंदाज में कहा। वर्षा ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। मेरे लिए? हाँ, सुशांत ने सर हिलाया। कपड़े हैं, जूते हैं, बैग है, तुम्हारी जरूरत का सामान है, यूनिफॉर्म है और कुछ दूसरी चीजें भी हैं। वर्षा को जैसे समझ न आया कि वो क्या सुन रही है। ये सब मेरे लिए? उसने दोबारा पूछा। हाँ, सब तुम्हारे लिए, सुशांत ने डिटेल में जवाब दिया। कुछ पलों तक वर्षा खामोश रही, फिर धीरे धीरे उसने एक बैग खोला। अंदर नया जोड़ा रखा था। उसने कांपते हाथों से कपड़ा बाहर निकाला, फिर दूसरा बैग खोला, फिर तीसरा। हर बैग में कोई ना कोई नई चीज मौजूद थी। उसकी आंखों में आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। आखिरकार उसकी पलकें नम हो गई। ये सब वाकई मेरा है। उसकी आवाज कांप गई। सुशांत ने खामोशी से सर हिलाया। अगले ही पल वर्षा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू, वो बहुत मुश्किल से बोल पाई। सुशांत ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ खामोशी से उसे देखता रहा। आपको शायद ये सब आम लगता होगा, वर्षा ने आंसू साफ करते हुए कहा, लेकिन मेरे लिए ये सब बहुत बड़ा है। उसकी आवाज भर आई। पापा के जाने के बाद वो रुक गई। पापा के जाने के बाद मैंने कभी नया जोड़ा नहीं पहना। सुशांत की नजरें उसके चेहरे पर जम गई। दिवाली या त्योहारों पर भी नहीं, उसके मुंह से अनजाने में निकला। वर्षा हल्का सा मुस्कुरा दी, मगर वो मुस्कुराहट बहुत उदास थी। त्योहारों पर निधि और सुरुचि के लिए नए कपड़े आते थे, मेरे लिए उनके पुराने कपड़े रख दिए जाते थे। सुशांत की आंखों में एक ठंडी सी चमक उभरी, मगर वो खामोश रहा। शुरू शुरू में मुझे बहुत बुरा लगता था, वर्षा धीरे धीरे बोल रही थी, फिर आदत हो गई। उसने एक नया सूट अपनी गोद में रखते हुए कहा, ये शायद पहली बार है कि किसी ने मेरे लिए इतने कपड़े एक साथ खरीदे हैं। उसकी आवाज फिर भर आई और उसने सामने देखी नई किताबों की तरफ देखा। आप जानते हैं, मैं हर साल दूसरों की पुरानी किताबें ढूंढती थी। कई बार आधी किताबें मिलती थी, आधी किसी और से मांगनी पड़ती थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मुझे नई किताबों की खुशबू बहुत पसंद थी, लेकिन कभी अपनी किताब नहीं थी कि दिल भरकर उसे खोलती। कमरे में कुछ पलों की खामोशी छा गई। वर्षा बोलती जा रही थी और शायद बरसों से दिल में जमा दर्द धीरे धीरे बाहर आ रहा था। मैंने हमेशा दूसरों की बची हुई चीजों पर जिंदगी गुजारी है, उसने धीरे से कहा। दूसरों के कपड़े, दूसरों की किताबें, दूसरों के ख्वाब। उसके होंठ सिल गए। आज पहली बार कुछ ऐसा मिला है जो सिर्फ मेरा है। सुशांत खामोशी से उसकी हर बात सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, मगर उसकी नजरें पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। वर्षा ने आंसू पोंछे और उसकी तरफ देखा। आपने मेरे लिए शायद सिर्फ कुछ चीजें खरीदी हैं, उसने भराई हुई आवाज में कहा, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे किसी ने पहली बार मुझे भी जरूरी समझा है। सुशांत कुछ पलों तक खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, वर्षा, इंसान की कीमत उसके कपड़ों या चीजों से नहीं होती। वो उसकी आंखों में देख रहा था। लेकिन कई बार कुछ चीजें सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए जरूरी होती हैं कि तुम भी उतने ही जरूरी हो जितने बाकी लोग हैं। वर्षा की आंखों से एक बार फिर आंसू बह निकले, जबकि सुशांत खामोशी से खड़ा उसे देखता रहा। उसके अंदाज से मालूम हो रहा था कि उसने कितनी अभावों की जिंदगी बसर की है। वो दिल में इरादा कर चुका था कि अब इसे किसी भी चीज के लिए तरसने नहीं देगा, लेकिन वो जानता ही नहीं था कि अपने इस इरादे से वो एक मासूम दिल को कितनी उम्मीदें दे रहा है। 1 महीना गुजर चुका था। इस 1 महीने ने वर्षा की जिंदगी को इस तरह बदल दिया था जैसे किसी ने बंद कमरे की खिड़की खोलकर ताजा हवा अंदर आने दी हो। कॉलेज जाना अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसने कुछ अच्छी सहेलियां बना ली थी। शिक्षक भी उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित थे, और सबसे बढ़कर ये कि अब उसके चेहरे से वो स्थायी डर गायब हो चुका था जो पहले हर वक्त उसकी आंखों में बसा रहता था। वो पहले वाली वर्षा नहीं रही थी जिसके लहजे में आत्मविश्वास आ गया था। चलने फिरने में एक भरोसा था, और सुशांत के सामने भी अब वो घबराती नहीं थी।
उस शाम वो किताब हाथ में लिए मेन हॉल में दाखिल हुई। कोई प्रश्न समझ नहीं आ रहा था जिसके बारे में वो सुशांत से पूछना चाहती थी। ये भी एक बहाना था, वो उसके साथ समय बिताना चाहती थी, मगर अंदर दाखिल होते ही उसके कदम धीमे हो गए। सुशांत काउच पर बैठा फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी स्वाभाविक मुस्कुराहट थी जो वर्षा ने बहुत कम देखी थी। कभी वो हंस पड़ता, कभी सामने वाले की बात सुनकर सर हिलाता। वर्षा खामोशी से उसके बराबर वाले काउच पर जाकर बैठ गई। शुरू में उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ पलों बाद उसे अंदाजा हो गया कि फोन की दूसरी तरफ कोई लड़की है। ना जाने क्यों उसके दिल में एक अनजाना सा बोझ उतरने लगा। उसके चेहरे की रंगत आहिस्ता आहिस्ता फीकी पड़ गई। किताब उसकी गोद में बंद पड़ी थी, मगर अब उसका ध्यान इस पर नहीं था। कुछ और पल गुजरे तो वो खामोशी से उठने लगी। अभी वो एक कदम ही आगे बढ़ी थी कि सुशांत ने बिना फोन कान से हटाए उसका हाथ पकड़ लिया, फिर आंखों के इशारे से बैठने को कहा। वर्षा दोबारा खामोशी से बैठ गई। कुछ मिनट बाद सुशांत ने कॉल समाप्त की, फोन मेज पर रखा और उसकी तरफ ध्यान दिया। क्या हुआ? उसने सवाल किया। कोई काम था? वर्षा ने नजरें झुका ली। मुझे एक प्रश्न समझ नहीं आ रहा था, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन आप बिजी थे, मैं बाद में आ जाती हूँ। नहीं, दिखाओ, सुशांत ने फौरन कहा। कौन सा प्रश्न है? फिर जैसे उसे कुछ याद आया वो बोला, बस शालिनी का फोन आ गया था, उससे बात कर रहा था। वर्षा के दिल में जैसे किसी ने चुभन पैदा कर दी। ये शालिनी कौन है? उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया। सुशांत के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसने सादे अंदाज में जवाब दिया। जब मैं पहली बार शहर आया था तो उसने बहुत सी चीजों में मेरा मार्गदर्शन किया था। काफी मुश्किल समय में उसने मेरी मदद की, उसके मुझ पर बहुत एहसान है। वर्षा खामोश हो गई। कुछ पलों तक वो अपनी उंगलियों से किताब के किनारे को सहलाती रही, फिर अचानक बोली, तो क्या आप उससे शादी करेंगे? सुशांत चौंक गया। क्या आपको वो पसंद है? इस बार उसकी आवाज पहले से भी धीमी थी। सुशांत ने हैरानी से उसे देखा। तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? वर्षा ने होंठ भींच लिए। कुछ पल वो कुछ न बोल सकी, फिर अचानक उसकी आंखें नम हो गईं। आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? सुशांत के चेहरे पर साफ अचरज दिखाई दी। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, उसकी आवाज टूट गई। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सुशांत स्तब्ध रह गया। वर्षा शायद पहली बार अपने दिल की बात जुबान पर ला रही थी। मैं आपकी दूसरी पत्नी को भी स्वीकार कर लूंगी, उसने रोते हुए कहा। मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। अगर आप किसी और से शादी करना चाहें तो कर लीजिएगा, लेकिन मुझे मत छोड़िएगा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। मैंने बहुत अभाव देखे हैं, बहुत तकलीफें देखी हैं, लेकिन आज जो सुकून मुझे इस एक महीने में मिला है, उसकी आवाज फिर से भर्रा गई। वो मैं आपको नहीं बता सकती। सुशांत कुछ पल उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? वर्षा ने आंसू पोंछे मगर खामोश रही। मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? सुशांत ने गंभीरता से पूछा, क्योंकि वर्षा ने बहुत मुश्किल से कहा, मंजू ताई हमेशा कहती थी कि आप किसी और लड़की को पसंद करते हैं। आप शहर की पढ़ी लिखी लड़की से शादी करेंगे। सुशांत के जबड़े सख्त हो गए। और अगर कर भी लूं तो इसका मतलब ये कब से हो गया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? वर्षा ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने रोते हुए कहा, बस मुझे मत छोड़ना। अगले ही पल वो किताब सीने से लगाए तेजी से वहां से उठी और लगभग भागते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। सुशांत ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो खामोशी से बैठा उसकी जाती हुई पीठ को देखता रहा। पहली बार उसे अंदाजा हुआ था कि इस एक महीने में सिर्फ वर्षा की जिंदगी नहीं बदली थी, शायद उसकी अपनी जिंदगी भी खामोशी से बदल चुकी थी। लेकिन वो खामोश रहा। धीरे धीरे एक हफ्ता और गुजर चुका था। इस एक हफ्ते में वर्षा और सुशांत के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई रही थी। उस दिन के बाद जब वर्षा ने रोते हुए अपने दिल की बात कही थी तो वो खुद उससे बातचीत को याद करके संकोच से भर जाती थी। अब उनकी बात सिर्फ खाने की मेज तक सीमित थी। वो गुड मॉर्निंग करती, वो जवाब देता, फिर दोनों अपनी अपनी खामोशी में खो जाते। इस दोपहर वर्षा ड्राइंग रूम में बैठी एक कठिन सवाल हल करने की कोशिश कर रही थी। सामने किताबें खुली हुई थी और वो पूरी एकाग्रता के साथ कॉपी पर झुकी हुई थी। अचानक उसे आभास हुआ कि कमरे में कोई है।
उसने सिर उठाया और अगले ही पल उसका हाथ रुक गया। सामने मंजू ताई खड़ी थी, चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट और आंखों में वही पुरानी घृणा मौजूद थी। उन्हें देखते ही वर्षा फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई। कुछ पलों तक दोनों एक दूसरे को देखती रही, फिर मंजू ताई ने गर्दन मोड़कर पूरे कमरे का जायजा लिया और मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे पहले ही विश्वास था कि तुम्हारे गायब होने में सुशांत का ही हाथ है। उनकी नजरें वर्षों के नए पहनावे पर गई, फिर उसके खिले हुए चेहरे पर। वाह, देखो तो जरा पढ़ने लिखने वाली बन गई। उनके लहजे में जहर घुला हुआ था, रंगत भी खिल गई थी, लिबास भी बदल गए थे और चलने का ढंग भी बदल गया है। वर्षा ने शांत रहकर उन्हें देखा। पहले वाली वर्षा शायद सिर झुका लेती, मगर आज ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सुशांत मुझे तकलीफ नहीं देते। उसने बहुत ही शांत भाव से कहा। मंजू ताई के चेहरे के भाव बदल गए। और मैं तुम्हें तकलीफ देती थी? उन्होंने तीखे अंदाज में पूछा। वर्षा ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। जी। ये एक शब्द इतना दृढ़ था कि खुद मंजू ताई कुछ पल स्तब्ध रह गई। आप मुझे प्रताड़ित करती थी, आप मुझे मारती थी और मुझसे माफी से अधिक काम करवाती थी। वर्षा की आवाज शांत थी, मगर उसमें बरसों का दर्द छिपा था। मुझे काम करने से कभी कोई समस्या नहीं थी, मैं आज भी काम कर सकती हूँ। समस्या आपकी मार थी, आपके ताने थे। मंजू ताई की आंखें सिकुड़ कर रह गई। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। वर्षा की आंखों में नमी तर गई, मगर इस बार वो रोई नहीं। आपने मुझे जितनी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी है, शायद ही किसी इंसान को दी हो। उसने धीरे से कहा, मैं कई रातों को रोते हुए सोई हूँ, कई दिन भूखी रही हूँ, कई बार सोचा था कि शायद वास्तव में मेरी कोई कीमत ही नहीं है। उसने एक गहरी सांस ली। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकूंगी। मंजू ताई के होठों पर एक क्रूर हंसी उभरी। तुमसे माफी मांग कौन रहा है? वो अहंकार से बोली। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुमसे माफी मांगू। वो कुछ कदम आगे बढ़ी। मैं जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक स्थिति याद दिलाने आई हूँ, मेरे भतीजे के साथ रहकर ये मत समझना कि तुम आकाश पर पहुंच गई हो। उनकी आवाज ऊंची हो गई। तुम्हारी इतनी योग्यता नहीं कि तुम हमारे खानदान की बहू बन सको। इसकी पूरी औकात है। अचानक एक गंभीर और भारी मर्दाना आवाज कमरे में गूंजी। दोनों चौंक कर पलटी। दरवाजे के पास सुशांत खड़ा था। उसका चेहरा बहुत कठोर और गंभीर था। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ा। क्योंकि ये आधिकारिक रूप से मेरी पत्नी है, हमारे बीच पवित्र विवाह हो चुका है, उसने साफ शब्दों में कहा, और इसकी गरिमा के लिए इसे आपके किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मंजू ताई के चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा उभर आया। तुम मुझसे इस लहजे से बात कर रहे हो? जी, सुशांत ने बिना किसी संकोच के जवाब दिया, क्योंकि अब आपको मौन हो जाना चाहिए। वो वर्षा के बिल्कुल समीप आकर खड़ा हो गया। आप यहाँ क्यों आई हैं? उसकी आवाज पहले से कहीं अधिक सख्त थी। एक जिंदा इंसान को आपने लाश बना दिया, तब भी आपको संतोष नहीं आया। यहाँ आकर भी आपने इसे मानसिक प्रताड़ना देना शुरू कर दिया। मंजू ताई ने अविश्वास से उसे देखा। ऐसा क्या कर दिया है मैंने तुम्हारे साथ कि तुम मुझसे इतनी नफरत रखते हो? सुशांत की आंखों में कड़वाहट उतर आई। माता पिता का काम केवल संतान को जन्म देना नहीं होता, उसने धीमे मगर साफ अंदाज में कहा। उनका काम श्रेष्ठ संस्कार देना ही होता है। उन्हें ये एहसास दिलाना भी होता है कि वे जरूरी है, उनका कोई मूल्य है, वे अच्छे इंसान बन सकते हैं। उसने नकारात्मक में सिर हिलाया। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं किया। मंजू ताई निरुत्तर रह गई। आपको केवल धन चाहिए था, प्रतिष्ठा चाहिए था, समाज की नजरों में बड़ा दिखना था। सुशांत की आवाज में बरसों की कड़वाहट शामिल हो चुकी थी, और इसी होड़ में आपने इंसानों को खो दिया। फिर उसने वर्षा की तरफ संकेत किया। और जो कुछ पहले मेरी पत्नी के साथ किया है, उसके लिए तो मैं जीवन भर आपको माफ नहीं कर सकूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। मंजू ताई ने एक घृणा भरी नजर पहले वर्षा पर डाली, फिर सुशांत पर। उनके चेहरे पर हार और गुस्से का एक अजीब मिश्रण था। कुछ पलों बाद वो पलटी और तेज कमरे से बाहर निकल गई। उनके जाते ही कमरे में एक गहरा सुकून छा गया। वर्षा खामोश खड़ी थी, जबकि सुशांत की नजरें अभी भी दरवाजे पर टिकी हुई थी, जैसे बरसों में मन में जमा कोई भारी बोझ आखिरकार शब्दों के माध्यम से बाहर निकल आया हो। मंजू ताई के जाने के बाद कमरे की खामोशी और गहरी हो गई।
वर्षा अभी तक वहीं खड़ी थी, उसका सिर झुका हुआ था और आंसू लगातार उसकी पलकों से गिर रहे थे। मगर इस बार उसके आंसुओं का कारण मंजू ताई के कठोर वचन नहीं थे। वर्षों से वो इन विषैले शब्दों की आदी हो चुकी थी। आज उसे जिस बात ने पूरी तरह झकझोर कर रुला दिया था, वो सुशांत का एक वाक्य था, मेरी पत्नी। सुशांत ने सबके सामने पूरे हक के साथ अपनी पत्नी स्वीकार किया था। पहली बार बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी इनकार और बिना किसी दूरे के। सुशांत कुछ पलों तक खामोशी से उसे निहारता रहा। उसके रोते हुए चेहरे को देखकर उसका कठोर दिल पिघलने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। उसके बिल्कुल नजदीक पहुंचकर सुशांत ने बहुत कोमलता से उसके कांपते हुए कंधों पर अपने मजबूत हाथ रखे। क्या हुआ लड़की? उसने अपने स्वर को हल्का और मधुर बनाते हुए कहा। अब क्यों रो रही हो? वर्षा ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके इस स्पर्श से उसके आंसू और तेज गति से बहने लगे। सुशांत ने उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से ऊपर उठाते हुए थोड़ा मुस्कुराकर कहा, देखो तुम्हारी खातिर मैं अपनी ताई जी से लड़ रहा हूँ और तुम हो कि रोना बंद ही नहीं कर रही। वर्षा ने एकदम अपनी सुंदर आंसुओं से भीगी आंखें उठाई। उन बड़ी बड़ी आंखों में एक अनजाना सा डर साफ दिखाई दे रहा था। अब आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? क्या आप मुझसे दूर चले जाएंगे? वो अपने दिल के डर को रोक नहीं पाई और बोलती चली गई, लेकिन प्लीज मुझे अपने से अलग मत कीजिएगा। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिएगा। उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। मेरा आपके अलावा इस संसार में कोई नहीं है। मैं तो आपके रूप में अपनी पूरी दुनिया पा चुकी हूँ। सुशांत कुछ पलों तक उसकी इस असीम मासूमियत और निश्चल प्यार को देखता रहा। उसके दिल में वर्षा के लिए उमड़ता हुआ प्यार अब काबू से बाहर होने लगा था। अगले ही पल उसने बिना एक शब्द कहे वर्षा की पतली कमर में अपना हाथ डाला और उसे अपने पास खींचते हुए अपने सीने से लगा लिया। वर्षा आश्चर्य से स्तब्ध रह गई। सुशांत ने पहली बार उसे पूरी तरह से अपनी बाहों के सुरक्षित आलिंगन में ले लिया था। पगली लड़की, सुशांत ने उसके कानों के पास बहुत धीमी और मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा, मैं तुम्हें खुद से दूर क्यों करूंगा? वर्षा की हिचकियां बंध गई थी। उसका पूरा शरीर सुशांत के सीने की गर्माहट से कांप रहा था। मैं भला किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ, जब भगवान ने मुझे इतनी सुंदर, गुणी और निष्पाप पत्नी दी है। सुशांत ने अपनी बाहों के घेरे को और कसते हुए कहा। वर्षा ने चौंक कर अपना चेहरा उसके चौड़े सीने से थोड़ा सा हटाया और उसकी आंखों में देखा। आंसू अब भी उसकी घनी पलकों पर ओस की बूंदों की तरह चमक रहे थे, मगर अब उनमें गहरा विस्मय और असीम तृप्ति शामिल हो चुकी थी। आप क्या कह रहे हैं? सुशांत के होंठों पर एक बहुत मनमोहक और आत्मीय मुस्कुराहट आई। उसने अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से वर्षा के चेहरे पर बिखरी बालों की लटों को बहुत ही प्यार से उसके कान के पीछे समेटा। उसका एक कोमल लम्स वर्षा के पूरे शरीर में बिजली की तरह दौड़ गया। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, सुशांत ने उसकी आंखों में गहराई में झांकते हुए जवाब दिया। हाँ, एक समय था जब मुझे तुमसे इस तरह का प्यार नहीं था। जब तुम पुश्तैनी हवेली में थी, मैं तुम्हें देखता था, मुझे अंदर ही अंदर ये दर्द होता था कि तुम्हारे साथ न्याय नहीं हो रहा, मगर मैं खुद भी अंदर से एक टूटा हुआ इंसान था। उसकी आवाज में बरसों की थकान और गहराई उतर आई। मैंने अपने परिवेश में हमेशा रिश्तों को बिखरते और स्वार्थ के पीछे भागते देखा था। प्यार, समर्पण, निस्वार्थ प्यार, ये सब मेरे लिए केवल किताबी शब्द थे। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली, जिससे उसका सीना वर्षा के वक्ष से और सट गया। मुझे लगने लगा था हर कोई एक जैसा होता है, इसीलिए मैंने कभी अपनी भावनाओं को पनपने ही नहीं दिया। वर्षा मंत्रमुग्ध सी सुशांत की धड़कनों को महसूस करते हुए उसकी बात सुन रही थी। लेकिन जब तुम यहाँ आई, मैंने तुम्हारी सादगी देखी, तुम्हारी सहने की अपार शक्ति देखी और तुम्हारा धीरज देखा। सुशांत की आवाज और अधिक मखमली और गहरी होती चली गई। उसने अपना चेहरा वर्षा के चेहरे के और करीब लाया, जिससे दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगी। जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि तुम इस दुनिया की सबसे अमूल्य धरोहर हो, तुमने इतनी प्रताड़ना देखने के बाद भी अपने अंदर की दयालुता को मरने नहीं दिया। तुमने अन्याय सहकर भी दूसरों के लिए शुभ अशुभ सोचना नहीं छोड़ा।
सुशांत ने वर्षा की मखमली थकावट से भरी आंखों को चूमा और शायद यही वो पल था जब मुझे तुमसे अगाध प्रेम हो गया। मैं पूरी तरह तुम्हारा हो गया वर्षा। वर्षा की आंखों से सुशांत के आंसू एक बार फिर बह निकले, मगर इस बार इन आंसुओं में कोई दर्द नहीं था, बल्कि एक मधुर मिलन की तृप्ति थी। मुझे माफ कर दो, सुशांत ने बहुत भावुक होकर धीरे से कहा। उस बीते हुए समय के लिए जब मुझे तुम्हारी ढाल बनना चाहिए था और मैं नहीं बन सका। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। एक लंबा, पवित्र और गहरा किस करते हुए उसने कहा, लेकिन अब एक बात हमेशा के लिए अपने इस छोटे से दिल में बिठा लो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी अपने से दूर नहीं करूंगा। तुम मेरी हो और केवल मेरी रहोगी। सुशांत की आवाज में ऐसी निडरता और विश्वास था कि वर्षा के दिल के सारे पुराने घाव और खौफ एक ही पल में टूटकर बिखर गए। सुशांत ने वर्षा की ठुड्डी को धीरे से ऊपर उठाया। दोनों की नजरें मिली। इस बार सुशांत खुद को रोक नहीं पाया और उसे ले जाकर बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने बहुत कोमलता और अधिकार से अपने होंठ वर्षा के कांपते हुए गुलाबी होंठों पर रख दिए और उसके ब्लाउज की डोरी खोल दी और उसके पूरे शरीर पर चूमने लगा और उसके उभरे हुए वजूद को जोर से दबाने लगा, जिससे वर्षा की दर्द भरी चीख निकल गई। और थोड़ी ही देर में उसने अपनी कमर पर उसके पैर चढ़ा लिए और उस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा और होंठों से उसके होंठों को लगातार चूमता रहा और अपनी प्यास बुझाता रहा। उसका ये चूमना सिर्फ दो शरीरों के मिलन का नहीं, बल्कि बरसों से प्यासी दो आत्माओं का अनूठा मिलन था। वर्षा ने अपनी आंखें मूंद ली और अपनी हथेलियां सुशांत के मजबूत कंधों पर टिका दी। कमरे में केवल उनकी चलती हुई गहरी सांसों की आवाज थी, जो प्यार की एक नई कहानी लिख रही थी। अगले ही पल वर्षा ने अपनी बाहें सुशांत के गले में डाल दी और खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। बरसों का दर्द, अभाव, अकेलापन और डर सब कुछ उस जादुई आलिंगन और प्यार की गर्माहट में पिघल कर बह गया। सुशांत खामोशी से उसे अपनी बाहों के घेरे में लिए खड़ा रहा, जैसे वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी संचित पूंजी को पूरी दुनिया से छुपाकर अपने पास रख लेना चाहता हो। कभी कभी जिंदगी इंसान से बहुत कुछ छीन लेती है, मगर फिर एक दिन उसे वो सब कुछ सहेज कर लौटा देती है जिसकी उसे सबसे अधिक जरूरत होती है। वर्षा को अपार धन नहीं चाहिए था, ना बड़ा प्रसाद और ना ही भौतिक सुख सुविधाएं। उसे तो केवल अपनी पहचान, सम्मान और एक सच्चा प्यार चाहिए था। और आज पहली बार उसे अंतरात्मा से ये विश्वास हुआ था कि वो इस संसार में अकेली नहीं है। उसका अपना एक सुरक्षित घर है, एक समर्पित जीवन साथी है और एक ऐसा पवित्र रिश्ता जो कभी दया और सहानुभूति से शुरू हुआ था, परंतु आज अमर और असीम प्यार पर आकर पूरा हुआ। और निश्चित रूप से यही प्यार का सबसे सुंदर, अलौकिक और संपूर्ण स्वरूप था।